नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में 12 और 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महत्वपूर्ण दौरा प्रस्तावित है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो 12 मार्च की रात करीब 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो एक पारिवारिक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। रात में वो 5A कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर विश्राम करेंगे। अगले दिन 13 मार्च को उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। सुबह वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में CMS गोल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा राजाजीपुरम क्षेत्र में विधायक योगेश शुक्ला के आवास पर भी उनका जाने का कार्यक्रम तय है। दोपहर बाद शहर के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम करीब 4:30 बजे समता मूलक चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो उद्घाटन के बाद समता मूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक बने ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन किया जाएगा और इससे जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे हसनगंज स्थित झूलेलाल वाटिका में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। जनसभा के बाद शाम लगभग 6:20 पर रक्षा मंत्री लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं अयोध्या में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा विशेष रूप से राष्ट्रपति के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए तय किया गया है। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी, जिसके चलते प्रशासन और संबंधित विभागों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रम स्थलों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वो अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की स्थिति की जानकारी भी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे, ताकि राष्ट्रपति के आगमन के समय सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिकों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री का दौरा इन्हीं तैयारियों की समीक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां राष्ट्रपति के दौरे से पहले CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों के संग वो बैठक करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए दिखाई देंगे। तो अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी प्रस्तावित है। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या का दौरा रहेगा। वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में तालाब में नहाते समय एक गंभीर हादसा सामने आया। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में बने सीता कुंड में नहाने के दौरान एक युवक अचानक डूब गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद साथी तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े और उसे पानी से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और उसे आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। हादसे के बाद आसपास के लोग और मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु घबराते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि सीता कुंड में नहाते समय यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक युवक सीता कुंड में नहाते समय डूब गया। साथ में मौजूद युवकों ने तत्काल उसे बाहर निकाला। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजकर उसका इलाज शुरू कराया। तो युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजकर उसका इलाज शुरू करवा दिया है। युवक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। तो सीता कुंड में नहाते समय यह युवक डूबने लगा। हालांकि उसके साथ मौजूद युवकों ने तत्काल उसे सीता कुंड से बाहर निकाल लिया। तो युवक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वहीं अमेठी में बिजली और घरेलू गैस के बढ़ते दामों के साथ साथ गैस सिलेंडर की कमी को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तरफ लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी ओर समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस समस्या को लेकर आम लोगों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई और गैस की कमी से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के समाधान की मांग की। पार्टी की महिला नेत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू की जाए और कीमतों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
देखिए देखा जाए जिस हिसाब से अगर घरेलू गैस के दाम जो है आज 60 रुपए बढ़े हुए हैं और कमर्शियल देखा जाए तो 115 रुपए बढ़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर जो भारतीय जनता पार्टी की जो एसटी की जो गैंग है उसमें इसके पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी जो है, तो उन्हीं की वजह से गैस के दाम बढ़े हुए हैं। जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है अगर देखा जाए तो उसी का खामियाजा हमारे भारत देश को जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो वहीं से होता था जो है। तो अगर इसी को देख के आज हमने जो है क्या कहते हैं आज ज्ञापन देने का काम किया। और रही बात जो गैस के दाम बढ़े हुए हैं, अगर ये 400 रेट था तो स्मृति ईरानी जी जो है पूरा तांडव करते थे सिलेंडर को लेकर जो है। आज गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए जिसको लेकर वो जो है कुछ बोल भी नहीं रही है। और देखा जाए तो हमारे पुरुष भाई इनको जेबों पे असर पड़ रहा है, हमारी महिलाओं पे असर पड़ रहा है। आप देखा जाए कि गैस के दाम, बिजली के बिल के दाम, स्मार्ट मीटर देखा जाए। और अभी देखिए अगर आप 25 दिन पहले अगर गैस सिलेंडर की आप बुकिंग नहीं कराएंगे तो आप उसमें देखिए वो ब्लैक में आप मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कि ये सारा जो है सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो है, क्योंकि वो बहुत ही फेल्योर उनकी राजनीति हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को परेशान करना चाहती है। क्योंकि मोदी की विफलताओं का जो है खामियाजा हमारे जो है गरीब जनता को देखने को मिल रही है। वहीं कानपुर में जूही थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में चोरी की वारदात सामने आई थी और आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली और संदिग्धों की पहचान की। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रंजीत और धर्मेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी से जुड़ा सामान भी बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया है कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको देखकर लगता है कि पुलिस तत्परता के साथ इस पूरे काम में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले के खुलासे को लेकर डीसीपी दीक्षित दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना को सुलझाने में जूही थाना पुलिस की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। इसी को देखते हुए टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, ये 2 तारीख की रात्रि में थाना जूही क्षेत्र में श्याम शुक्ला जी का एक ट्रांसपोर्ट वरुणा ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से है वहाँ पे, जिसमें रात्रि में इनका 7 बंडल माल वहाँ से चोरी हो गया था और जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम सबको प्राप्त हुई थी। वरुणा ट्रांसपोर्ट से 43 बंडल माल इन्होंने जौनपुर भेजा था, लेकिन जब वहाँ पे काउंटिंग हुई तो उसमें 7 बंडल माल कम मिले। तो वहाँ के व्यवसायी ने यहाँ पर से वो माल चोरी करते हुए दिखे, जिसको वो एक ऑटो में भर के ले गए थे। इसमें बेसिकली हमारी टीमें, जो हमारे एडीसीपी साहब और एसीपी बाबूपुरवा और इंस्पेक्टर जूही, उनकी सारी टीम ने इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है और लगभग 100 से अधिक कैमरों को इन्होंने देखा है और उन कैमरों की मदद से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया है। इसमें फिलहाल अभी 4 लोग शामिल हैं। चोरी हमने नहीं किया, हमारे घर में माल लाया गया। किसने करी चोरी? लोग थे। और कौन कौन था? जीतू था और हमको घर में हम तो सो रहे थे, मेरे घर से उठा मतलब कहीं माल चला गया अहमदाबाद जॉब करने। तो सर वहाँ से 1.5 साल बाद आया गाँव। तो अभी 3 महीने पहले से मतलब सोना घर के पीछे थोड़ी खड़े होकर बात कर रहे थे, हाथ पकड़ रखे थे दूसरे का। तो कृष्णा आया तो उसने देख लिया तो उसने अपने पापा से बोल दिया, पापा ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पापा ने हमसे बोला कि बउआ सुधर जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भाजी। फिर बाद मतलब 5-6 दिन बाद फिर ये बात हो गई। फिर मतलब किसी ने बोला नहीं पापा से अपने। फिर सर वही बात मेरे दिमाग में मतलब घूमती रही। फिर जब उस दिन 7 तारीख को और सुबह से मतलब कोई बात नहीं की हमारी उस कृष्णा से। फिर कृष्णा ने अपने पापा से बोला देखने जा रहा हूँ, कितने गाय हैं तुम निकालिए। बोले कि ठीक है जाओ। फिर कृष्णा मेरे पास आया तो बोला मामा खेत चलोगे? मैंने कहा चलो, हम भी चल रहे हैं। फिर मतलब जब खेत जाना था, जब पहुंच गए वहाँ तक भी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई गंदा ख्याल नहीं आया सर। जब वहाँ पहुँच गए मतलब वहाँ से रिटर्न हो गए हम, तब पता नहीं अचानक मतलब ये दिमाग आया तो मैंने ये काम कर दिया। दिनांक 7/3 को थाना घाटमपुर क्षेत्र के कठेठा गांव में एक लड़के का शव मिला था। तहसील दिवस में सारे अधिकारी थे, उसी समय सूचना आई थी कि कठेठा गांव के बाहर खेत में एक लड़का कृष्णा पुत्र संतोष सिंह
जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, उसकी डेड बॉडी वहां खेत के पास पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का बहुत गहराई से निरीक्षण किया गया था। इसमें मृतक के परिजनों ने एक नामजद FIR क्राइम नंबर 109/26 अंडर सेक्शन 103 BNS में थाना घाटमपुर। वहीं अमेठी तहसील क्षेत्र के संसारीपुर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बनाई जा रही पानी की टंकी के निर्माण में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि टंकी के बेस में मजबूत सामग्री की जगह ईंटों का उपयोग किया गया है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि गांव में बिछाई गई पाइपलाइन और बनाए गए चैम्बर अभी पूरी तरह चालू भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी हालत पहले से ही जर्जर दिखाई देने लगी है। इससे लोगों में यह आशंका बढ़ गई है कि अगर निर्माण कार्य इसी तरह होता रहा तो भविष्य में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब ये योजना सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है तो मानकों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्य की निगरानी क्यों नहीं की जा रही। वहीं कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के कठेठा गांव में किशोर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना में सामने आया कि आरोपी युवक मृतक की बहन से एक तरफा प्रेम करता था और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया था, जिसे मृतक किशोर ने देख लिया था और इसकी जानकारी परिवार को दे दी थी। परिवार में इस बात की शिकायत पहुंचने पर आरोपी युवक को उसके पिता ने फटकार भी लगाई थी। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने मृतक किशोर को अपने प्रेम संबंध में बाधा मान लिया और उससे दुश्मनी रखने लगा। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने मौका पाकर किशोर का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी समय से इन आरोपियों की तलाश थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरिओम और जितेंद्र के रूप में हुई है, जो हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपला के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना हजरतपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जीवत स्थित घोर बाबा परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड श्रद्धालुओं पर टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए कई लोग मौजूद थे, तभी अचानक मधुमक्खियां इधर उधर उड़ने लगी और देखते ही देखते उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए और श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के डंक लगने से 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की हालत अधिक गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हुए इस हमले से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और कई श्रद्धालु घबराकर इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। देखिए, पूरा मामला ये है कि थाना जलालपुर अंतर्गत ग्राम जीवत में एक औगड़ बाबा का मंदिर है। वहाँ कुछ दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आए थे और उसी कैंपस में एक जामुन का पेड़ था जिस पे मधुमक्खी अपनी छत्ता लगा रखी थी और किसी कारणों से मधुमक्खियाँ अचानक वहाँ उड़ना शुरू हो गई और वहाँ उपस्थित लोगों को मधुमक्खी अपने डंक से काटना शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। संत प्रजापति, हनुमान गुप्ता, रामविलास गुप्ता, जगदम्बा, इसमें से सभी लोगों जो भी घायल थे उनको हम लोगों ने तत्काल अस्पताल भिजवाया। संत राम प्रजापति की हालत ज़्यादा नाजुक थी तो उनको हम लोगों ने CSC बसकारी तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। वहाँ जो भी उनको चिकित्सीय सहायता दिया गया और वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृतक घोषित किया है। बाकी शेष 3 लोग स्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की एंटी भूमाफिया मुहिम के बीच बदायूं जनपद के नगर पालिका परिषद उझानी से जमीन कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला
नजियाई में मौर्य समाज के एक परिवार की लगभग 100 वर्ष पुरानी पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा विवाद सामने आया। परिवार का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने सार्वजनिक चक्रोड़ पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके कारण उनका रास्ता प्रभावित हो गया है और वो अपनी ही जमीन तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति के चलते परिवार अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य भी शुरू नहीं कर पा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो खुलेआम सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी या मिलीभगत के कारण यह अवैध कब्जा लंबे समय से बना हुआ है। चक्रोड़ पर किए गए कब्जे के कारण रास्ते की हालत खराब हो गई है और परिवार को अपनी ज़मीन तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी परिवार अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश करता है, तब कथित दबंग लोग उन्हें डराने धमकाने लगते हैं। इससे परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने मांग की है कि सार्वजनिक चक्रोड़ से अवैध कब्जा हटाया जाए, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन पर सुरक्षित रूप से निर्माण करने का अधिकार दिलाया जाए। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है। मामला ये है, पहले 1228 में इन्होंने फर्जी तरीके से हमारा नाम कटवाने का कार्य किया जी, और दिखाया गया कि हमारे बाबा की जो संपत्ति थी वो रामधन थरेजा जो हैं, जो मदरसी स्कूल बनाए, उनमें चली गई। जबकि आदेश के अनुसार हमारी संपत्ति 1228 की सब जमीन को मिलमला में गई थी, जो कि 1228/1 था। आज ये इसे 1224 को भी संपत्ति को हमारा छीनने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 1224 और 28 को एक चक्रोड़ जोड़ता है। वो चक्रोड़ खुलने नहीं दे रहे हैं। इनका प्रयास है ये चक्रोड़ खुले नहीं, और ना ही खुले और ना ही ये हमारी भूमि हम कुछ कर पाएँ। इस पर नाप डाली, मगर अधिकारी रूप से इसकी जांच नहीं हो पाती है और ना ही कोई सुनवाई हो पाती है। कई बार शिकायत करने के बाद डीएम साहब से भी शिकायत की। उनका कहना है कि ये लोग कोई विवादित लोग हैं जो इनमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। रोड निकल जाएगा तो उसमें 1224 और 1228 अलग हो जाएगा, पर अधिकारी जो है कि भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और इसकी जांच नहीं करा रहे हैं, उचित जांच नहीं करा रहे हैं। आरोप ये है कि अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखना यह है डेली 24 भारत की खबर चलने के बाद में क्या अधिकारी संज्ञान लेते हैं। देखते रहिए डेली। वहीं अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में खैर बाईपास रोड पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और उसे कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया और मौके को देखकर ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की वजह और जिम्मेदार चालक की पहचान के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये दुर्घटना इलाके में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यहाँ सड़क पर तेज रफ्तार और सुरक्षा इंतजामों की कमी बार बार हादसों का कारण बन रही है। स्थानीय लोग और आसपास के वाहन चालक भी इस घटना के संदर्भ में हैं और पुलिस से दुर्घटना के दोषी चालक को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं मडावरा क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने एक परिवार की जिंदगी बुरी तरह से बदल दी। 36 वर्षीय गोविंद रायकुमार ने जमीनी विवाद और लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर, आपको बता दें कि जहरीला पदार्थ खा लिया। आनंद फानन में उन्हें CHC मडावरा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोविंद और उनके परिवार के पास कई महीनों से एक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसमें पड़ोसी दबंग और 56 लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। मृतक की पत्नी ने बताया कि आरोपी लोग अपनी पिछली ज़मीन को छोड़कर उनकी आगे की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे और पुलिस से भी उनके खिलाफ धमकी दिलवाते थे। घटना की जानकारी में बताया गया कि 9 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे गोविंद घर लौट रहे थे, तभी कुछ स्थानीय दबंगों ने उनकी खेत की ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और रास्ते में रोककर मारने की धमकी दी। लगातार डर और मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। मृतक के 2 बेटे और 1 बेटी है और पूरे परिवार में मातम का माहौल है। पत्नी ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। अभी विवाद चल रहा था भाई, कई पुराना सालों से जमीनी विवाद चल रहा। किससे चल रहा था? ये रब्बू खन्ना और प्रदीप जैन और संजू खन्ना, इन लोगों से विवाद चल रहा था। ये लोग धमकी दे रहे थे जान से मारने की, कि हमारा जगह छोड़ोगा उधर पे हमारी है नहीं है, उनकी जगह नहीं है। उनने पीछे ली अपनी जगह, वो आगे लेने आ रहे हैं। उनकी जगह बिल्कुल नहीं है। हमारे बाप दादा की पुरानी जगह है, वो बाप दादा की 50 साल से पुरानी है जगह। फिर कुछ नहीं चलते, उसके चलते इन्होंने धमकाया, डराया, पुलिस वालों को पहुँचाया, डरा धमकाए थी। कल भी डरा धमका रहे थी,
उसी कारण उसके सेवन की उसके कारण से मेरे चाचा ने दवाई पी ली। अरविंद गोविंद नाम है। गोविंद। उम्र कितनी है? उम्र है 40 साल। इन्होंने 8-10 दिन पहले धमकी भी दी थी और पहले भी दी थी। ये हमारे खेत पर रह रहे थे तो इनने सुसाइड कर लिया। और इनको कल धमकाया गया, रब्बू खन्ना ने धमकाया है 3-4 बार जान से मारने की धमकी दी। बोले हम पैसे वाले हैं, तेरी माँ चुद देंगे। अच्छा। मिट्टी में मिला देंगे। किस बात को लेके विवाद है? जमीनी विवाद पर। जमीनी उनकी विवाद पीछे है और वो आगे चाहते हैं पूरा उनका। अच्छा। और गरीब आदमी है सब, हम क्या करें। कम से 8-10 दिन से पुलिस परेशान, रोज ही ना परेशान कर रही, रोज ही ना दो दरोगा पहुंच रहे, पुलिस वाले पहुंच रहे, दूसरे कैसे में फंसवा रहा रब्बू भाई से, रब्बू खन्ना फंसवा रहे हैं। अच्छा। वहीं बदायूं जिले के दातागंज कस्बे में एक होटल से नाबालिग छात्राओं के संबंध में गंभीर मामला सामने आया। पुलिस ने स्कूल ड्रेस में मौजूद छात्राओं को होटल में हिरासत में लिया, लेकिन इस दौरान लड़कों को पकड़ने में वो नाकाम रही और वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। इस कार्रवाई का आधार हनुमान दल के जिला अध्यक्ष की शिकायत थी। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वर्षों से इस होटल में नाबालिगों को गलत काम के लिए लाया जाता रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर लंबे समय तक अनजान या निष्क्रिय रहा। होटल के मालिक और संचालक पर भी संदेह है कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठान का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया। जांच के दौरान छात्राओं से उनके हाईस्कूल परीक्षा के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए, जो ये दर्शाता है कि छात्राएं परीक्षा देने के बाद लौट रही थी। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों की चिंता यह है कि अगर ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे तो नाबालिगों की सुरक्षा खतरे में रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर एक असामान्य चुनौती का सामना किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांड 2 दीवारों के बीच फंस गया था और उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने लंबी मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान सभी को सतर्क रहना पड़ा क्योंकि सांड घबराया हुआ था और किसी भी समय हमला कर सकता था। वीडियो में ये साफ नहीं हो पाया कि घटना कहाँ की है, लेकिन इसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस सिर्फ अपराधियों से ही नहीं बल्कि ऐसे मुश्किल और असामान्य हालातों से निपटने में भी लोगों की मदद करती है। ग्रामीणों की सहायता और पुलिस की संयमित कोशिशों से सांड को बिना नुकसान के बाहर निकाला जा सका। वहीं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने चंदौली जिले से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो गौ हत्या के मामले में वांछित और फरार था। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद उसे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाने में भेजा गया। एसटीएफ ने लंबे समय तक चली जांच और निगरानी के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर थे और उसे पकड़ना स्थानीय प्रशासन के लिए भी प्राथमिकता बनी हुई थी। एसटीएफ ने इस क्षेत्र में छापेमारी और गुप्त जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर आरोपी को उसकी छिपी जगह से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश भी गया। आरोपी की गिरफ्तारी से न केवल वांछित अपराधी को न्याय के दायरे में लाया गया बल्कि गौ हत्या जैसे संवेदनशील मामलों में कानून के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ा है। तो कानपुर में एक गंभीर मामला सामने आया जहां एक युवक की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। आरोप में है कि किसी ने एआई तकनीक का उपयोग करके युवक की फोटो में अवैध असलों को जोड़कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे युवक का निजी और सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। पीड़ित युवक ने डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने उसकी तस्वीर को एडिट कर सार्वजनिक रूप से फैलाया, जिससे उसे मानसिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा। युवक के अनुसार ये घटना उसके लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि तस्वीर को जानबूझकर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई करने की संभावना जताई गई है। ये मामला कानपुर के थाना नौबस्ता क्षेत्र का है और इससे सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत तस्वीरों के दुरुपयोग और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता की जरूरत पर प्रकाश पड़ता है। हमारी फोटो को एआई से बनाकर कोई राघवेंद्र सोनकर करके ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं, उसमें अवैध तरीके के बंदूक लगा के दिखाया जा रहा है मेरी 10 साल पुरानी फोटो को। क्या मेरी यही कहना होगा ये हमारी फोटो नहीं है, एआई से जनरेट करी गई है। हमारा यही कहना है इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए। सर ने कहा निष्पक्ष जांच की जाएगी इसमें। नहीं और कोई समस्या नहीं। हमारा यही है कि जो भी वीडियो हमारा बना के फर्जी फोटो बना के अपलोड कर रहे हैं उसका मुझको वो देखना है केवल। फर्जी किसी नाम क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं सब लोग फोन कर रहे हैं, सब लोग फोटो न्यूज चलवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं। मेरी 10 साल 15 साल पुरानी फैली फोटो को फर्जी बदनाम करे जा रहे हैं, छवि को धूमिल कर रहे हैं। अरे मेरे पास प्रूफ है, मेरी फोटो नहीं है मेरी। वो किस तरह से फोटो बनाई गई है? एआई से कंप्यूटराइज्ड। मैंने एप्लीकेशन सर को दी भी है, डीसीपी सर क्या मैंने एप्लीकेशन भी दी है इस चीज के।
वहीं मैनपुरी जिले के मुख्य अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय सुशील कुमार का आरोप है कि 26 जनवरी को वो एक शिकायत लेकर थाना कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिस मुंशी ने शराब के नशे में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। यह घटना अस्पताल के कर्मचारियों और सुशील कुमार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। घटना के दूसरे दिन पूरे अस्पताल के स्टाफ ने वार्ड बॉय के साथ मिलकर थाना कोतवाली का रुख किया और कोतवाल से उस मुंशी को बुलाकर माफी मांगने की मांग की। आरोप है कि कोतवाल ने इस मांग को नकार दिया और कहा कि अगर आप चाहें तो उसे सस्पेंड करवा सकते हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस निराशाजनक स्थिति के चलते अस्पताल का स्टाफ काम का बहिष्कार कर बैठा है। वार्ड बॉय सुशील कुमार ने स्पष्ट किया है कि उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक, जिला अस्पताल में बनी पुलिस चौकी को सुचारू रूप से चालू किया जाए और वहां नियमित पुलिस कर्मियों की तैनाती हो। दूसरी, थाना कोतवाली के मुंशी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। सुशील कुमार ने चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बहिष्कार और धरना प्रदर्शन 3 दिन तक जारी रहेगा। केवल कार्रवाई होने के बाद ही अस्पताल का स्टाफ अपने काम पर लौटेगा। ये मामला अस्पताल में कानून व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।